हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं सीपीयू एसआई पे, जो मैंने वीडियो बनाए थे इससे पहले, अपनी लाइफ की जर्नी बताई थी कि सीएसएफ एसआई के अंदर में कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे पोस्टिंग होती है, सब कुछ जो मैंने बताया था। तो उसमें आपने डिफरेंट क्वेरीज की, तो मेरे को लगा कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी को मालूम होने चाहिए। तो वही जो क्वेश्चंस रैंडमली आपने पूछे हैं उन सभी का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। 1 बाय 1 क्वेश्चंस रहे, कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछे मेरे को, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। मैंने एक किताब में लिख लिए हैं इसको, तो आपको मैं बताता हूँ। जो भी नोटबुक में मैंने लिखे हैं क्वेश्चंस मैं पढ़ते जाता हूँ, उसके आंसर्स मैं आपको देते जाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो प्रमोशंस के बारे में पूछा कि भाई प्रमोशंस वगैरह कैसे होते हैं। तो प्रमोशन वगैरह मैं आपको बता दूं, जैसे कि भाई आप अगर एएसआई ज्वाइन करते हैं, एसआई ज्वाइन करते हैं, तो एएसआई से एसआई बनने में अभी जो फिलहाल है वो 2013 वाले बने हैं, मतलब 6 से 7 साल आप मान सकते हैं कि आपको एसआई से एसआई बनने में 6 to 7 ईयर्स लगते हैं। एसआई टू फिर जब आप इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको 10 से 12 साल लग जाते हैं। नॉर्मली पहले बोलते थे 8 से 10 साल लगता है, लेकिन करंटली अभी इसको 10 साल क्रॉस ही हो जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ बैचेस पहले बड़े आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आपके बीच में छोटे बैचेस हैं तो उसमें थोड़ा कम टाइम कर सकते हैं, तो आप उसको 10 से 12 साल पकड़ सकते हैं। इंस्पेक्टर टू आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनने में 18 से 20 साल लग जाते हैं। मतलब कि अगर आप नॉर्मली एएसआई या एसआई पोस्ट पे आते हैं तो लास्ट जो पोस्ट आपके असिस्टेंट कमांडेंट तक आप पहुंच पाते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर जो प्रमोशंस रहते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो डाल दिया है जो कि असिस्टेंट कमांडेंट पे है। आप देख सकते हैं कि उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं, प्लस कैसे कैसे आगे उसमें प्रमोशंस रहते हैं। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपको इसमें रनिंग वगैरह कितनी करवाई जाती है, जो ट्रेनिंग रहती है उसमें रनिंग कितनी रहती है। तो रनिंग वगैरह नॉर्मली आपको स्टार्टिंग में तो क्या है कि नॉर्मली करवाई जाती है, ज़्यादा उसमें दौड़ा नहीं जाता है। 1 से 2 किलोमीटर आपको वार्म अप वगैरह कराई जाता है, थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज की जाती है, फिर धीरे 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 उसको बढ़ाया जाता है। उसको 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर, ऐसे करके 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर भी हम लोग जाते थे। तो उस तरह की रनिंग रहती है। लेकिन डेली रनिंग अगर आप ऑन एवरेज पकड़े तो 3 से 4 किलोमीटर आपको रनिंग रहती है। उसके अंदर में और बाकी बेसिक एक्सरसाइज भी, मतलब एक्सरसाइज जो रहती है बेसिक एक्सरसाइज वो भी रहती है साथ में। मतलब आपको उसमें रास्ता चढ़ना होगा, या और जो एक्सरसाइज रहती है बेसिक डिप्स वगैरह ये, और शॉर्ट रनिंग, तो उसमें कॉम्बिनेशन रहता है। ऐसा नहीं कि भाई आपको एक बार सीधा ले गए 4 किलोमीटर तो उसके बाद में आपको रेस्ट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 3-4 किलोमीटर रनिंग कराई, फिर एक्सरसाइज कराई, फिर आपको 300 मीटर के 100 मीटर के सूट वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे मिक्स करके इसमें ट्रेनिंग चलती रहती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि रेजिग्नेशन के बारे में बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि सर अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है, अब मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, तो उसमें क्या क्राइटेरिया है करके। तो अभी तक इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि आपने अगर जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपने रिजाइन कर दिया, वहां छोड़ दिया, तो आपको इसमें कुछ भी पे करना नहीं रहता है। आपको मतलब जो सीएसएफ जो ट्रेनिंग रहेगी उसमें एसआई की, उसमें आपको कुछ नहीं मांगा जाएगा, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 महीने क्रॉस कर देते हैं और आपकी सर्विस 10 साल से कम है, तो उसमें एक कंडीशन ये रहती है कि अगर आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं है, मतलब कि नॉर्मली वो लोग हायर पोस्ट के लिए इसको टेक्निकल रेजिग्नेशन मानते हैं, या सेम पोस्ट पे भी मानते हैं। वैसे सिविल में तो अभी ये आ गया है कि भाई जो नीचे की पोस्ट वगैरह में भी अगर जाता है तो उनका पे फिक्सेशन जो पहले हो चुका है उसके हिसाब से होता है। मतलब उनको बेनिफिट जो बेनिफिशियल रहता है उसमें पे फिक्सेशन रहता है। लेकिन अभी फोर्स के अंदर में तो वैसे नॉर्मली यही कह रहे हैं कि जो जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मेरे को, मैं जब ऑडिटर की पोस्ट पे आया था, सब इंस्पेक्टर से मैंने ऑडिटर की पोस्ट ज्वाइन की थी, तो उसमें क्या है कि आपकी जो टेक्निकल रेजिग्नेशन है वो मेरे को नहीं मिल पाया था, मेरे को वहाँ पे करना पड़ा था। तो उसमें ये रहता है कि आपका जो 3 महीने की जो सैलरी है, या जो बेसिक आपका 3 महीने का बेसिक जो सैलरी बनती है आपकी वो, या आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग का जो फुल कॉस्ट है, जो भी ज्यादा रहेगा वो आपको पे करना पड़ता है। तो मेरे को लगभग 1,15,000 के आसपास में इसमें पे करना पड़ा था, तो वो आपको उसमें पे करके आना होता है। लेकिन अगर आपने पहले से इंटीमेट कर रखा है एग्जाम के बारे में और टेक्निकल एजुकेशन आपको मिल रहा है, आपकी सर्विस है वो अगर 10 साल से ऊपर हो गई है, तो फिर आपको इसमें कुछ पैसे नहीं भरने होते हैं। तब फिर आपको विदाउट, मतलब आप उसको इंटीमेट करके आ सकते हैं, आपको उसमें डिपार्टमेंट में कोई भी पैसे वगैरह भरने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये प्रोसेस था इसमें, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन आप जब देते हैं तो क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा कि टेम्परेरी ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी लगती है कि यस, टेम्परेरी ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी आपकी लगती हैं। जब भी इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो आपके चांसेस रहेंगे उसमें लगने के। टेम्परेरी ड्यूटी में आपके नॉर्मली जैसे भी आपको वेपन्स वगैरह इधर उधर लेके जाना है, और या फिर आपको कैंटीन का कुछ सामान लेके आना है, तो बहुत तरह की टेम्परेरी ड्यूटी रहती है, तो आपको इसमें ड्यूटी करनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेनिंग में सैलरी कितनी मिलती है। ट्रेनिंग में जो मैंने आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताया था नॉर्मली जो बेसिक वाला, उसमें से आप एचआरए कंपोनेंट हटा दीजिए, बाकी सेम आपको सैलरी उसमें मिलती है।
ट्रेनिंग का हो गया सर। उसके बाद में ये असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में पूछा कि अगर हम लोग सब इंस्पेक्टर से जब एग्जाम देते हैं तो पहली बात तो कि ये रहता है कि भाई आप जब सब इंस्पेक्टर एज ए ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो 4 साल जो इसमें हो जाता है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग को भी पार्ट पकड़ते हैं। जब आपको 4 साल की सर्विस हो जाती है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट रहती है उसके लिए एग्जाम दे सकते हैं। जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं तो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स की हमारी जनरल शिफ्ट रहती है कि वो रहती है अपनी ए बी शिफ्ट रहती है। तो नॉर्मली आपको मैं बता दूं कि आपकी जनरल शिफ्ट ही रहती है असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद में 99%। कुछ केसेस हो सकता है जैसे एयरपोर्ट ड्यूटी वगैरह होगी तो वहाँ पे आपको इसमें ए बी सी शिफ्ट लग जाए, लेकिन नॉर्मली आपकी जो शिफ्ट रहती है वो जनरल शिफ्ट ही रहती है असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका प्री कमांडो कब होता है। प्री कमांडो आपको जस्ट जैसे ही बेसिक आपका खत्म होता है तो उसके बाद में आपका प्री कमांडो इसमें करवा दिया जाता है। मतलब आपको उसमें गैप नहीं दिया जाता है, बेसिक के बाद में जस्ट बाद में आपको प्री कमांडो हो जाता है। टेस्ट वगैरह होते हैं ट्रेनिंग में। हाँ, टेस्ट वगैरह आपके बीच बीच में होते रहते हैं, रनिंग के ड्रिल के आपके वेपन ट्रेनिंग के, और आपको कंपलसरी पास करने जरूरी होते हैं। और नॉर्मली आपको इतना एक्सपेक्ट कर दिया जाता है कि आप उसको पास कर लेते हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग होम रीजन। क्या पोस्टिंग सर मेरे को मिलेगी होम रीजन में जस्ट ट्रेनिंग होने के बाद में? नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं है, आपके लक पे डिपेंड है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में होम रीजन मिल जाए, लेकिन नॉर्मली होम रीजन नहीं मिल पाता स्टार्टिंग में। आपको कुछ सर्विस होने के बाद में ही आपको होम रीजन दिया जाता है, और कई बार कुछ लकी रहते हैं जिनको होम रीजन स्टार्टिंग मिल जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जब स्टार्टिंग में हॉट जोन पहले कवर कर लो तो वो ज़्यादा इजी रहता है। ट्रेनिंग के बाद में अपने में जोश रहता है वो अपन कवर कर लेते हैं वहाँ से। बाद में थोड़ा सा दिक्कत होती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग हार्ड जोन काट लें, बाद में होम जोन में आ जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम जोन हो गया, ये हो गया। प्रमोशन वाइज सैलरी फैमिली लाइफ कैसे रहती है इसमें? तो प्रमोशन वाइज तो भी सैलरी आपकी जैसे जैसे रहेगी, इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा, वो सब होता रहेगा। फैमिली लाइफ वगैरह इसमें बढ़िया रहती है। आपको नॉर्मली मेन सिटीज वगैरह में पोस्टिंग रहती है। कुछ हार्ड एरियाज हैं सीआईएसएफ के अंदर में जहां पे आपको फैमिली रखना अलाउड नहीं रहता है, बाकी नॉर्मली क्वार्टर्स आपको मिल जाते हैं। जो भी फैमिली लेके जाते हैं, जो बैचलर्स रहते हैं, उनको बैरक में रहना रहता है। और दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट वगैरह जो है वो चेक की जाती है क्या, या जो मतलब मेडिकल वगैरह होता है क्या जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं? ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं बच्चे। तो हाँ, जब आप ट्रेनिंग के लिए स्टार्टिंग में जाते हैं तो उसमें होता है क्या है कि आपका एक छोटा सा मेडिकल होता है, उसको मेडिकल भी नहीं बोल सकते आप, एक नॉर्मली ऐसी चेकअप होता है जिसमें कि आपकी हाइट देखी जाती है, आपका चेस्ट देखा जाता है, आपका वेट देखा जाता है। वो नॉर्मली इसलिए देखा जाता है कि भाई आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई ट्रेनिंग से पहले आपका क्या है हिसाब किताब और ट्रेनिंग के बाद में आपका कितना रहेगा। इसलिए आपको उसको एक नॉर्मल चेकिंग रहती है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल सी इसमें चेकिंग रहती है। एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, क्या इसमें हार्ड चेकिंग होती है, क्या मेरे को प्रेस कर देंगे? मतलब उसमें थोड़े बच्चे घबराहट रहते हैं जिनकी एकदम एग्जैक्ट जो हाइट रहती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो सीपीयू के अंदर में रहते हैं उसमें के अंदर में स्ट्रिक्ट उतना चेकिंग नहीं होता। अगर आपका 170 सेंटीमीटर है तो आपको 170 सेंटीमीटर ही वो रखेंगे, उसमें वो ये कोशिश नहीं करेंगे कि इसको कम कर दिया जाए। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 170 सेंटीमीटर हाइट है तो आपको निकाला नहीं जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब चीजें हम लोग वहाँ लेके जाएं क्या? जो ट्रेनिंग सेंटर रहता है वहाँ पे हम लेके जा सकते हैं क्या? यस, मोबाइल वगैरह वैसे आपको खुले में अलाउड नहीं रहता, आप हर कहीं घूमते घूमते नहीं कर सकते हैं, वो मतलब डिसिप्लिन में आता है, आपको ये सब चीज़ें करने के लिए मना करते हैं। लेकिन आप अपने रूम में रह के, बैरक में रह के वहाँ पे आप इसमें बात कर सकते हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए मना करते हैं वैसे कि आप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, गर्म पानी करने के लिए या ऐसी चीज़ें आप जो रहती हैं। और मैं आपको नॉर्मली बता दूँ कि जैसे वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह की आपको वहाँ पे गर्म पानी करने की, खासकर अगर निशा हैदराबाद में जा रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मौसम इतना वहाँ पे चिल रहता है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो आपको कभी भी गर्म पानी वगैरह की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि आइटम्स बिफोर गोइंग टू ट्रेनिंग, क्या क्या आइटम लेके जाएं वहाँ पे? क्या हम सारे आइटम्स मिलेंगे हमको? तो हाँ, आपको सारे आइटम्स वहाँ पे मिलते हैं, इवन कंबल, आपको ये सब चीज़ें सब मिलती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा कई बार टाइम लग जाता है आपको ये सब चीज़ देने में। इसलिए बेसिक आइटम जैसे आपको बेडशीट हो गई, कुछ कंबल हो गई, तो ये सब चीज़ें आप साथ में लेके जा सकते हैं। बाकी आपके वहाँ जाने के बाद में जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर रहता है उसके जस्ट बाहर में इतनी शॉप्स आजकल हो गई हैं कि हर चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है, तो आप वहाँ से जाके आप उसमें परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम ड्यूरिंग ट्रेनिंग और मेडिकल आफ्टर ज्वाइनिंग। तो ये तो मेडिकल आफ्टर ज्वाइनिंग तो मैंने बता दिया। एग्जाम के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जब ज्वाइनिंग करते हैं तो उस समय आप इंटीमेट कर दीजिए कि भाई आप कौन से एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं और कौन से एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो एग्जाम दे चुके हैं, उसका रिजल्ट अवेटिंग है, और कौन सा आपको एग्जाम ऑलरेडी आपको देना है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं तो उसमें टेक्निकल का भी इश्यू नहीं आता है, क्योंकि आपने उनको इंटीमेट कर दिया कि मैं ऑलरेडी दे के आ चुका हूँ, उसका मेरा वेटिंग है।
तो उसमें आपको फिर वो टेक्निकल एजुकेशन में आ जाए, भले ही उसका ग्रेड पे अगर आपका नीचे भी हैगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर वो टेक्निकल एजुकेशन में उसमें काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि आपने वो पहले ही एग्जाम दे चुके हैं। तो ये काम आपको पहले करना है। अगर आपको वहाँ पे नॉर्मली पूछते ही हैं वो लोग लिस्ट में जब पहले दिन जाते हैं, लेकिन अगर आप वो पूछते नहीं है तो आप अलग से एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भी ये एग्जाम के लिए मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। तो आप जब ट्रेनिंग में रहते हैं तो आपको नॉर्मली 4 to 5 डेज की ही इसमें लीव मिल पाती है। तो उसमें क्या रहता है कि आपको मतलब जैसे आना जाना प्लस एग्जाम को जो डे रहता है उसी के लिए आपको छूट मिल पाती है, बाकी उसमें छूट नहीं मिल पाती है। तो इतना मतलब आपको छुट्टी मिल जाएगी, उसमें आपको एग्जाम के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए सारे क्वेश्चंस जो कि आपने मुझसे पूछे। तो अब हो सकता है कि और क्वेश्चंस भी हों जो कि आपके माइंड में हो, तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। दोस्तों ये था पूरा वीडियो, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, क्वेरीज, उसको मैंने क्लियर किया। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।